अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हर बार जब हम रिम से कागज निकालकर कंप्यूटर प्रिंटर में डालते हैं तो इस एक अमल के दौरान एक एतबार से आप खताती या लिखाई की लगभग 2000 साल पर मुहित तारीख का सफर तय कर लेते हैं। जिस कागज को हम कलम के जरिए अपनी सोच की जुबान बनाते हैं उसे ईजाद हुए 2000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसकी ईजाद का सेहरा किसके सर सजता है और ये कागज कहाँ ईजाद हुआ और तारीख इस्लाम का इसमें क्या किरदार है, ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तारीख में दिलचस्पी रखते हैं और दिलचस्प और पुरस्कार वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बगैर किसी रुकावट के मिलती रहें। नाजरीन, कागज 2000 साल से भी ज्यादा अरसा पहले चीन में इजाद हुआ, लेकिन कागज के लिए इस्तेमाल किया गया अंग्रेजी जुबान का लफ्ज पेपर फ्रांसीसी, जर्मन, हिस्पानवी जुबानों की तरह मिस्र में पाए जाने वाले एक आबी पौधे या सरकंडे के यूनानी और लातीनी नाम पापायरस से निकला है। कदीम जमाने में इस आबी पौधे को चीर कर इस तरह से जोड़ा जाता था कि इस पर लिखाई मुमकिन हो जाती थी और कदीम जमाने के लोग इसी पर अपनी तहारीर लिखा करते थे। जबकि कबल मसीह में दरिया नील के किनारे इंजीर और शहतूत की छाल को लिखने के लिए कागज की शक्ल देने के आसार भी मिलते हैं। अतालवी कागज के लिए कार्टा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो यूनानी जुबान में लिखाई में काम आने वाली चीजों के लिए मुस्तमिल लफ्ज कार्टस से निकला है और इसी यूनानी लफ्ज से कई दूसरे अल्फाज भी बने हैं, मसलन कार्ड, कार्डबोर्ड, कार्टोग्राफी ड्राइवर वगैरह। इसके अलावा कदीम लोग खास तौर पर इब्रानी जुबान बोलने वाले लिखने के लिए जानवरों की खालें इस्तेमाल करते थे। कुरून वस्ता में लिखाई के लिए खालों से बनी इस चीज ने, जिसे अंग्रेजी जुबान में पार्चमेंट कहते हैं, किताबें लिखने के लिए पपारिस की जगह ले ली। इसके साथ ही एक और तब्दीली भी आई जिसमें किताबें अब एक रोल की शक्ल में मुरतब होने की बजाय अलग सिफात पर लिखी जाती थीं, जिन्हें जोड़ दिया जाता था और जिसे आज हम कोडेक्स कहते हैं। कोडेक्स लातीनी जुबान में लकड़ी के बिलाक के लिए इस्तेमाल होता है। लफ्ज रिम का जिक्र, जिससे अब मुराद 500 सिफात का एक पैकेट होता है, हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में ले जाता है क्योंकि ये अरबी जुबान के लफ्ज रजमा से निकला है जिसका मतलब है गट्ठी। दोस्तों, ये हम पर कुरून वस्ता की इस्लामी तहजीब के उस अजीम कर्ज का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें उन्होंने कागज और कागज बनाने की तरकीब चीन से मगरिब तक पहुंचाई। कागज सेल्यूलोज फाइबर से बनता है जो अक्सर दरख्तों से हासिल किया जाता है। चीनी लोग जिन्होंने कागज ईजाद किया गर्म आबो हवा वाले खित्ते में रहते थे और मुख्तलिफ पौधों और झाड़ियों की अंदरूनी छाल से कागज बनाते थे। तहकीक के मुताबिक कागज बनाने का सेहरा दूसरी सदी कबल मसीह यानी 105 कबल मसीह में एक चीनी बाशिंदे काइलून के सर सजता है जो चीन की हान बादशाहत के दौर में दरबार से वाबस्ता था। कागज की तख्लीक के बाद चीन ने कई सदियों तक इस फन को एक मुकद्दस राज के तौर पर बाकी दुनिया से छुपाए रखा। ताहम बाद में बुद्ध राहिबों और ताजरों के जरिए कागज बनाने का ये इल्म जापान, कोरिया और वस्ती एशिया में पहुंच गया, जहां लोगों ने मकामी तौर पर मुयसर मवाद को इस्तेमाल करते हुए कागज बनाना सीख लिया। वस्ती एशिया में जहाँ वो पौधे दस्तयाब नहीं थे जो चीन में मौजूद थे, लोगों ने पुराने कपड़े, रस्सियों, कपास और फ्लेक्स जैसे मकामी पौधों से सेल्यूलोज फाइबर हासिल करना शुरू कर दिया। फिर 7वीं और 8वीं सदी में मुसलमान, जो उस वक्त सिर्फ पपायरस और पार्चमेंट से वाकिफ थे, जब वस्ती एशिया में पहुंचे और उन्होंने पहली बार कागज देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि इससे तो बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। चुनाचे 200 साल के अंदर अंदर इस्लामी तहजीब के तोसत से कागज बनाने का इल्म वस्ती एशिया से ईरान, इराक, शाम, मिस्र, मराकश और आखिर में सिसिली और हिस्पानिया को मिलाकर 5000 मील तक फैल चुका था। नाज़रीन, सदियों तक यूरोप में कागज की इजाद के बारे में बहस होती रही और वहाँ यही समझा जाता था कि ये पपायरस से बना है और इसे कदीम मिस्रियों ने इजाद किया था। लेकिन कुरून वस्ता के मुसलमानों को हमेशा से मालूम था कि कागज चीन में बनता है। 211वीं सदी के अरब मौरख अल-तालबी ने मुख्तलिफ इलाकों के लोगों की खसूसियात पर मबनी अपनी तसनीफ किताब लताइफुल मुआरिफ में लिखा था कि कागज समरकंद की खास चीजों में से एक है और ये पपायरस और पार्चमेंट के मुकाबले में ज्यादा नरम और बेहतर है और इस पर लिखना ज्यादा आसान है। अल-तालबी के मुताबिक 751 ईस्वी में लड़ी गई जंग तलाश में कैदी बनने वाले चीनियों के जरिए कागज बनाने का तरीका समरकंद तक पहुंचा। फिर ये बड़े पैमाने पर बनने लगा और इसका आम इस्तेमाल शुरू हो गया और वो समरकंद के लोगों की अहम बरामदात में शामिल हो गया। इसकी अहमियत का अंदाजा सबको था और हर जगह लोग इसको इस्तेमाल करने लगे। हालांकि इन कैदियों की कहानी को कई बार बयान किया गया है, लेकिन अल-तालबी के बयान को मनोन तस्लीम करने में एहतियात जरूरी है।
وسطی ایشیا میں مختلف مقامات سے کاغذ کے انتہائی پرانے نمونے ملے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خطے میں کاغذ مسلمانوں کی آمد یا جنگ طلاس سے بہت پہلے بنایا اور استعمال کیا جا رہا تھا۔ مثال کے طور پر سن 1900 میں ایک چینی بدراہب کو اتفاقاً شاہراہ ریشم پر ایک نخلستان کے غار میں کاغذ کے 30,000 سے زیادہ اسکرول ملے۔ یہ غار پہلی بار 366 عیسوی میں استعمال ہوا اور پھر 10ویں صدی میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس میں ملنے والے کاغذات جو بدھ اور داؤ مذہب کنفیوشس کی تعلیمات، سرکاری دستاویزات، کاروباری معاہدوں، کیلنڈروں اور متفرق دستاویزات پر مشتمل ہیں اور کئی زبانوں میں لکھے گئے ہیں، اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ سن 1907 میں برطانوی مہم جو سر آرل اسٹائن کو اس غار کے مغرب میں ایک واچ ٹاور کے کھنڈرات سے 4 اور 6 صدی کے درمیان کے 5 خط اور کچھ دستاویزات ملی۔ ان میں سے ایک خط کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور اس پر سمرقند کا پتہ درج تھا جو وہاں سے 2000 میل مغرب میں تھا۔ یہ خطوط اور دستاویزات جو بظاہر کسی گم ہو جانے والی ڈاک کا حصہ تھے، ثابت کرتے ہیں کہ شاہراہ ریشم کے تاجر وسطی ایشیا کے علاقے میں اسلام آنے سے صدیوں قبل کاغذ استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح سن 1933 میں ایک سوویت ماہر آثار قدیمہ کو تاجکستان کے ایک پہاڑی قلعے میں کچھ کاغذات ملے، جہاں سے ایک مقامی حکمران نے عرب حملوں میں بچنے کے لیے 722 عیسوی میں فرار ہونے کی کوشش کی تھی، اور یہ واقعہ جنگ طلاس سے 3 دہائی پہلے کا ہے۔ قرون وسطیٰ کے فلسفی اور مورخ ابن خلدون کے مطابق وزیر الفضل بن یحییٰ نے 9ویں صدی کے اوائل میں اس وقت کاغذ بنانے کا طریقہ بغداد میں متعارف کرایا تھا جب پارچمنٹ کی کمی ہو گئی تھی اور انہیں عباسی سلطنت کا نظام چلانے کے لیے لکھائی کے لیے مواد چاہیے تھا۔ یہ وزیر ذاتی طور پر کاغذ کو متعارف کرانے کے لیے ذمہ دار تھے یا نہیں؟ اہم بات یہ ہے کہ ان کے خاندان کا تعلق بلخ سے تھا جو اب شمالی افغانستان میں واقع ہے اور جہاں کاغذ صدیوں سے بنتا اور استعمال ہوتا ہوگا۔ ابن خلدون کے مطابق اس طرح حکومتی دستاویزات اور صنعت کے لیے کاغذ استعمال ہونا شروع ہو گیا، جبکہ لوگوں نے اسے علمی کام کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا اور کاغذ بنانے کی صلاحیت میں بھی قابل قدر حد تک اضافہ ہو گیا۔ لیکن ابن خلدون نے افسر شاہی کے لیے کاغذ کی ایک اہم خاصیت کا ذکر نہیں کیا، اور وہ تھی اس کی سیاہی جذب کرنے کی صلاحیت، جس کی وجہ سے پپائرس اور پارچمنٹ کے برعکس اس پر لکھی ہوئی تحریر کو مٹانا مشکل تھا۔ کاغذ پر لکھی گئی تحریر پپائرس اور پارچمنٹ کے برعکس زیادہ محفوظ تھی اور اس میں جعل سازی کا امکان بھی کم تھا۔ 9ویں صدی میں کاغذ کی نئی دستیابی کی وجہ سے ادب، نیچرل سائنس سے لے کر مذہب تک حقیقتاً تمام مضامین میں تخلیقی کام کی بہار آ گئی۔ اسی دور میں علماء کرام نے کاغذ پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا۔ اس کے علاوہ کھانے بنانے کی تراکیب اور مقبول کہانیاں بھی کاغذ کی زینت بنی اور بازاروں میں بیچنے کے لیے پیش کی گئیں۔ 9ویں صدی کے آغاز میں عباسی خلیفہ مامون الرشید نے شاہی کتب خانے کو، جسے بیت الحکمہ کہا جاتا تھا، وسعت دی اور دانشوروں اور لکھاریوں نے اپنی تصنیفات کے ساتھ پپائرس اور پارچمنٹ پر لکھی یونانی دستاویزات کا کاغذ پر عربی میں ترجمہ شروع کیا اور پھر انہیں کتابوں کی صورت میں جلد کر کے بیت الحکمہ کتب خانے کا حصہ بنایا، اور جلدی بغداد میں کاغذ بنانا اور اسٹیشنری کا کام ایک اہم کاروبار بن گیا۔ 209ویں صدی کے معلم، مصنف اور کاغذ کے تاجر احمد بن ابی طاہر کی بازار میں اسٹیشنری کی دکان تھی، جہاں کاغذ اور کتب فروشوں کی 100 سے زیادہ دکانیں تھیں۔ ناظرین، عباسی دور کے بغداد میں اسٹیشنری کی دکان ایک طرح کی پرائیویٹ ریسرچ لائبریری کی طرح ہوگی۔ بغداد میں ایک عالم تھے جو کتابیں پڑھنے کے لیے پورے دن کے لیے دکان کرائے پر لے لیتے تھے۔ بغداد میں 10ویں صدی میں ایک اور مشہور اسٹیشنر اور لکھاری ابن ابی یعقوب تھے، جنہوں نے اپنی پروفیشنل معلومات کی بنیاد پر ایک فہرست ترتیب دی جو قرون وسطیٰ کی کتابوں اور تصانیف کے بارے میں انسائکلوپیڈیا اور ایک علمی خزانہ ہے۔ ناظرین، کاغذ کی نئی دستیابی سے پرانے موضوعات کو نئے انداز میں سمجھنے کے رواج نے بھی زور پکڑا۔ اسی زمانے میں جب اسلامی دنیا میں کاغذ تیزی سے پھیل رہا تھا، ہندسوں کا ہندی نظام، ہندو سسٹم آف ریکوننگ ود ڈیسیمل پلیس ویلیو نیومرلز، جنہیں ہم عربی ہند سے کہتے ہیں، انڈیا سے مغرب کی طرف پھیل رہا تھا۔ ہندو سسٹم سے پہلے باقی دنیا کی طرح اسلامی دنیا میں بھی لوگ حساب کتاب دماغ میں کیا کرتے تھے، اور اس دوران حاصل ہونے والے عارضی نتائج مٹی کے بورڈ پر لکھتے جاتے تھے، جسے بار بار مٹایا جا سکتا تھا، یا انگلیوں کی پوزیشن سے مدد لیتے تھے، جسے فنگر ریکوننگ بھی کہا جاتا ہے۔ ہندو ریکوننگ کے بارے میں عربی زبان میں پہلا مینول دستور العمل سن 825 کے آس پاس محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے لکھا تھا، جس کے نام سے ہمیں الگورتھم کی اصطلاح ملی۔ الخوارزمی کے مطابق اس نظام کے تحت حساب کتاب کا عمل بائیں سے شروع ہوتا ہے اور نمبروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا جاتا ہے، جبکہ انہیں مٹایا اور تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سارے حساب کتاب مٹی کے بورڈ پر ہی کیے جاتے تھے۔ تاہم اس کے ایک صدی بعد ریاضی دان ابو الحسن احمد ابن ابراہیم اقلیدسی سن 952 میں دمشق میں اپنے ایک مقالے میں ہندی اسکیم میں تبدیلی لے کر آئے۔ یہ تبدیلی کاغذ اور سیاہی کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی۔
अक्लिदिसी की स्कीम में कागज की वजह से हिंसों को मिटाना या हटाना मुमकिन नहीं था, लेकिन ये स्कीम हिसाब किताब में बहुत ज्यादा आसानियां और लचक पैदा करती थी। दोस्तों, वेटिकन लाइब्रेरी में मौजूद मसीही पादरियों की तालीमात पर मबनी यूनानी ज़बान में एक दस्तावेज अरब कागज पर लिखी गई, जो सबसे पुरानी दस्तावेज है। दमिश्क में गालबन सन 800 के आसपास लिखी गई ये दस्तावेज साबित करती है कि सिर्फ बगदाद के मुसलमान ब्यूरोक्रेट ही कागज इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि शाम में मुस्लिम हुकूमत में रहने वाले मसीही भी इसे इस्तेमाल करते थे। मुल्क शाम में मसीहियों की इस कमेटी का उस दौर में तर्जमा करने के अहम मंसूबों में अहम किरदार था। काहिरा में यहूदी किताबों, बिलों, रिकॉर्ड रखने और कारोबारी दस्तावेजात के लिए कागज इस्तेमाल करते थे, जिनमें से ज्यादातर सेनिगाग के स्टोर रूम में, जिसे गनीजा कहा जाता है, सदियों तक महफूज रही। कागज का एक और कदीम टुकड़ा साबित करता है कि कागज की आमद ने नए तर्ज के अदब की नकल और तरवीज की हौसला अफजाई की। मिस्र से मिलने वाले इस कदीम टुकड़े की जब शिकागो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में तहकीक हुई तो पता चला कि इस टुकड़े पर अलिफ लैला की अब तक की सबसे पुरानी कॉपी का उन्वान और उसकी शुरुआत मौजूद है। नाजरीन, अरबी ज़बान में नकल की गई कागज की सबसे पुरानी किताब जो अब तक महफूज है वो अबू उबैद अल कासिम इब्ने सलाम का काम है, जिसमें उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में गैर मामूली इस्तिलाहात को जमा किया है। हॉलैंड की यूनिवर्सिटी लाइडेन की लाइब्रेरी में महफूज ये नुस्खा, जिसकी तारीख नवंबर या दिसंबर सन 866 है, साबित करता है कि इस्लामी दुनिया में कागज 9वीं सदी में सिर्फ इस्लामी नहीं बल्कि यहूदी और मसीही मजहबी और सेकुलर तहरीरों के लिए भी इस्तेमाल होता था। 10वीं सदी के आखिर तक कागज ने मिस्र में भी मुकम्मल तौर पर पपायरस की जगह ले ली थी, जो वहाँ पर बिला तातुल 4000 साल से इस्तेमाल हो रहा था। नाजरीन, हम तक पहुँचने वाली दस्तावेजात और अरबी ज़राए बताते हैं कि इस्लाम के इब्तदाई दौर में मिस्र में पपायरस अभी बनाया जा रहा था, लेकिन 9वीं सदी के आगाज से वहाँ कागज की अहमियत बढ़ती चली गई। मोरिख अल मसूदी बताते हैं कि सन 956 तक मिस्र में पपायरस बनना मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। उसके 40 साल बाद एक जुग्राफियादान ने मिस्र का सफर किया, लेकिन उसने पपायरस के इस्तेमाल के बारे में कुछ नहीं लिखा। फलस्तीनी जुग्राफियादान अल मुक़द्दसी के मुताबिक सन 985 तक कागज मिस्र की मसनूआत में शामिल हो चुका था। इसी तरह ईरानी सयाह नासर खुसरो, जिन्होंने 1030 और 1040 की दहाई में काहिरा का सफर किया, वो अपने सफरनामे में लिखते हैं कि पुराने काहिरा में सब्जी फरोश दुकानदार बिक जाने वाला सामान कागज में लपेट कर देते हैं। इससे ये अंदाजा होता है कि 1030 तक मिस्र में कागज बहुत आम और सस्ता हो चुका था। दोस्तों, यूरोपियों ने सन 1000 के आसपास कागज का पहली बार इस्तेमाल शुरू किया और मुसलमानों की तरफ से हिस्पानिया में कागज की पहली मिल कायम किए जाने के बाद यूरोपियों ने इटली में इसे बनाना शुरू किया। 14वीं सदी के इख्तिताम पर जर्मन ओलमान शटूमर ने इटली की कागज की मिलें देखने के बाद एल्पस के पहाड़ी सिलसिले के शुमाल में न्यूरमबर्ग में कागज की पहली मिल लगाई। शटूमर की मिल जैसी मिलों के बगैर 15वीं सदी में योहान गिटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से शुरू होने वाला सकाफती इनकलाब मुमकिन नहीं था, क्योंकि इन प्रिंटिंग प्रेसों में कागजों के रिम इस्तेमाल होते थे और शायद बहुत कम लोग जानते थे कि वो रिम कहाँ से आ रहे थे। नाजरीन, कागज बनाने की बाकायदा सनत मोरज़ वजूद में आने से पहले इसके खाम माल के तौर पर पुराने लाइनन और सूती कपड़े के चिथड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। सन 1774 में पुराने कागज को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए इस पर लिखी हुई तहरीर मिटाने के लिए जर्मनी के एक कानूनदान जस्टिस केली प्रोत ने एक तरीका इजाद किया, जिसे डी इंकिंग कहते हैं, मगर ये तरीका उस वक्त तक सही तरह से कारगर ना हो सका जब तक 1844 में कनाडा और जर्मनी के मौजिद चार्ल्स सेनर्टी और एफ जी केलर ने इनफरादी तौर पर लकड़ी के रेशे से गोदा बनाकर कागज बनाने के अमल को मजीद बेहतर न किया, और उसके बाद से आज तक डी इंकिंग का वही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, जब से कागज वजूद में आया है उसके बाद से हमारी कागज की तलब कभी कम नहीं हुई, और जैसे जैसे हम उसका नया इस्तेमाल और बनाने के नए तरीके सीख रहे हैं, हमें चीन से मगरिब तक कागज के रिम पहुंचाने में इस्लाम के सुनहरी दौर के मरकजी किरदार को नहीं भूलना चाहिए।